कहानी शुरू होती है एक स्कूल से, जहां हम सिमोन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो आज अपनी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थी। तभी उसके पापा फ्रेडरिक, जो एपोलोन नाम की एक लैब के लिए काम करते हैं, स्कूल आकर सिमोन को अपने साथ हड़बड़ी में ले जाते हैं। फ्रेडरिक से हमें पता चलता है कि जल्द ही धरती पर एक ऐसी भयानक बारिश शुरू होने वाली है जिसके टच में आने से इंसान मर जाएगा। इतनी देर में पूरे शहर का आसमान बादलों से घिरने लगता है। फ्रेडरिक अपनी वाइफ और बेटे को भी साथ गाड़ी में ले लेता है, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि वे असल में कहां जा रहे हैं। इस आपाधापी में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फ्रेडरिक अपनी वाइफ को दौड़कर भागने को कहता है। उन्हें भागते देख वो आदमी भी उनके पीछे आने लगता है जिसकी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था। कुछ देर बाद वे जंगल के बीचों बीच एक बंकर में पहुंचते हैं जिसे फ्रेडरिक की कंपनी एपोलोन ने ही बनाया था। उनके पहुंचते ही बाहर बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन फ्रेडरिक की पूरी फैमिली बंकर के अंदर सेफ थी। फ्रेडरिक अपनी फैमिली को वहीं छोड़कर खुद लैब के लिए निकल जाता है और जाने से पहले सिमोन को बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे बंकर से बाहर ना निकलें। वो ये भी कहता है कि सिमोन का छोटा भाई रासमस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो उसका ख्याल रखे। उसके जाने के बाद सिमोन को मोबाइल से पता चलता है कि बाहर जो भी लोग बारिश के पानी के कांटेक्ट में आ रहे हैं वे तुरंत मर रहे हैं। इस बारे में सिमोन की मम्मी को भी कुछ पता नहीं था, इसलिए वो बच्चों को उनके पापा के वापस आने तक इंतजार करने को कहती है। तभी उन्हें दरवाजे पर एक आवाज सुनाई देती है। सिमोन और रासमस दरवाजा खोलना चाहते हैं, पर उनकी माँ उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि ये उनके पापा नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास दरवाजे का पासवर्ड है और अगर कोई और हुआ तो बारिश की वजह से वैसे ही मर जाएगा। लेकिन माँ के मना करने के बावजूद वे दरवाजा खोल देते हैं और देखते हैं कि बाहर वही आदमी था जो उनका पीछा कर रहा था। बारिश के पानी की वजह से वो तड़प रहा था और अचानक उसने रासमस को पकड़ लिया। रासमस को बचाने के चक्कर में उनकी माँ उस आदमी पर हमला करती है और गलती से वो खुद भी बारिश के पानी के टच में आ जाती है। मरते वक्त वो बच्चों से कहती है कि वे दरवाजा बंद कर लें और इसे फिर कभी न खोलें। सिमोन और रासमस को एहसास होता है कि उनकी गलती की वजह से उनकी माँ की जान चली गई। अब मम्मी पापा के बिना दोनों भाई बहन अकेले उस बंकर में रहने लगते हैं। कुछ समय बाद सिमोन को समझ आता है कि आसपास ऐसे और भी बंकर हो सकते हैं जहां एपोलोन कंपनी के लोग छिपे होंगे। वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर हर बार फेल हो जाती है। आखिरकार वो फिलिप नाम के एक लड़के से बात कर पाती है जो बताता है कि उसकी फैमिली खत्म हो चुकी है और वो किसी तरह बेसमेंट में छिपकर बचा है, पर जल्द ही वो नेटवर्क भी कट जाता है। सिमोन अपने छोटे भाई को तसल्ली देती है कि उनके पापा जल्द वापस आएंगे और दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाएगी। वे दोनों बस अपने पापा के लौटने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, पर उनका इंतजार खत्म नहीं होता। इस तरह 6 साल बीत जाते हैं। माँ की मौत के बाद इन 6 सालों में वे एक बार भी बंकर से बाहर नहीं निकले। रासमस अब अपनी बहन पर काफी गुस्सा था क्योंकि सिमोन सालों से बस यही कह रही थी कि पापा वापस आएंगे। पिछले 6 सालों से उन्होंने बाहर जाना तो दूर, सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी, लेकिन अब उनका बाहर निकलना जरूरी हो गया था क्योंकि बंकर के अंदर खाने की कमी होने लगी थी। इसलिए एक दिन सिमोन रासमस को सुलाकर खुद प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बाहर निकलती है। सिमोन उस जगह जाती है जहां उसकी माँ की मौत हुई थी, लेकिन अब वहां उसकी माँ के अवशेष तक नहीं थे। सिमोन देखती है कि जंगल में जानवर घूम रहे थे, जिसका मतलब था कि बारिश से सभी जीव नहीं मरे थे। सिमोन धीरे धीरे शहर की ओर जाती है जहां जगह जगह लोगों ने मैसेज लिखे हुए थे। वो एक जगह लिखा देखती है कि बचे हुए लोगों ने होलों में पनाह ली है। सिमोन जब वहां जाती है तो उसे सिर्फ कंकाल मिलते हैं, वे लोग जो बारिश से तो बच गए थे लेकिन बाद में भूख से मर गए। आखिरकार रासमस के जागने से पहले ही सिमोन बंकर वापस आ जाती है और उसे सब सच बता देती है। चूंकि खाने की किल्लत थी इसलिए वे अगले दिन बंकर से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन रात को सोते समय अचानक बाहर से कुछ लोग जानबूझकर उनके एयर वेंट को सील करने लगते हैं, जिससे बंकर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। मजबूरी में जब वे बंकर का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि बाहर कुछ लोग बंदूकें ताने उनके निकलने का इंतजार कर रहे थे। दरअसल पिछले दिन जब सिमोन बाहर गई थी तब कुछ सर्वाइवर्स ने उसे देख लिया था और पीछा करते हुए बंकर तक पहुंच गए थे। वे दोनों भाई बहन को एक कमरे में बंद कर देते हैं और पूरे बंकर में खाना ढूंढते हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में उन दोनों ने सारा खाना खत्म कर दिया था, इसलिए सर्वाइवर्स उन्हें वहीं छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। तभी सिमोन उनके लीडर मार्टिन को बताती है कि आसपास ऐसे और भी बंकर हैं जहां काफी खाना है और उन बंकर्स की लोकेशन सिर्फ वही जानती है। ये सुनकर मार्टिन उन्हें भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है और उन बंकर्स की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में मार्टिन उन्हें पिछले 6 सालों की कहानी बताता है कि कैसे बारिश की वजह से 90% लोग मर गए और बाकी 10% भूख की वजह से खत्म हो गए। जिंदा रहने के लिए इंसान अब एक दूसरे को मारने लगे हैं, इसलिए अब उनका दुश्मन सिर्फ वो जहरीली बारिश नहीं बल्कि दूसरे इंसान भी हैं। हमें पता चलता है कि मार्टिन पहले एक सोल्जर था जिसके ग्रुप के सभी लोग बारिश में मारे गए थे। बाद में उसे पैट्रिक मिला जो मार्टिन की तरह ही हथियार चलाना जानता था। इसी तरह 3 और लोगों से मिलकर उनका 5 लोगों का ग्रुप बना था। उनके ग्रुप में बीट्राइस नाम की एक लड़की भी थी जो मार्टिन को पसंद करती थी। अब सिमोन और रासमस के आने से ग्रुप में
7 लोग हो गए थे। वे सब मिलकर बंकर की ओर बढ़ते हैं। इतने दिनों बाद बाहर निकलकर रासमस को काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी उनके सामने कुछ गाड़ियां आती हैं। मार्टिन सबको छिपने के लिए कहता है। पता चलता है कि ये गाड़ियां उन सर्वाइवर्स की थीं जो बचे हुए लोगों को किडनैप कर लेते हैं और वे एक लड़की का पीछा कर रहे थे। मार्टिन इन सब बातों को इग्नोर करके अपने ग्रुप को लेकर दूसरी तरफ निकल जाना चाहता है, लेकिन सिमोन कहती है कि उन्हें उस लड़की की मदद करनी चाहिए और यह बोलकर वो खुद उसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाती। देखा जाता है कि वो लड़की दौड़ते दौड़ते बारिश के पानी से भरे एक गड्ढे में गिर जाती है और पूरी तरह भीग जाती है। अब उसका मरना तय था, इसलिए मार्टिन उसकी मौत के दर्द को कम करने के लिए उसे गोली मार देता है। पूरा दिन चलने के बाद ये ग्रुप फैसला करता है कि आज की रात एक पुरानी बिल्डिंग में गुजारी जाए। वहाँ एक कमरे में रासमस को वाटरप्रूफ जूतों की एक जोड़ी मिलती है जो आगे चलकर उसके बहुत काम आएगी। जब सब सो रहे थे तब रासमस एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है और देखता है कि बीट्राइस और मार्टिन काफी करीब थे। ये देखकर उसे जलन होती है क्योंकि वो भी बीट्राइस को पसंद करने लगा था। अगले दिन वे फिर से अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन चलते चलते रासमस का पैर पानी से भरे एक गड्ढे में पड़ जाता है। मार्टिन तुरंत उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन सिमोन उसे रोकती है और बताती है कि रासमस के जूते पूरी तरह वाटरप्रूफ हैं, यानी उसे इन्फेक्शन नहीं हुआ है। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और कुछ देर बाद उस बंकर में पहुंच जाते हैं। सिमोन और रासमस के पास बंकर का पासवर्ड था। अंदर घुसने पर वे देखते हैं कि वहां पहले कोई सर्वाइवर नहीं आया था। खाने का इतना बड़ा स्टॉक देखकर पूरा ग्रुप बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उन्हें काफी समय तक कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। मार्टिन और उसकी टीम खाना खाने लगते हैं, लेकिन सिमोन को एक दूसरे कमरे में अपने पापा का मोबाइल फोन मिलता है। वो रासमस को भी यह बात बताती है। उस मोबाइल में उन्हें अपने पापा का एक वीडियो मिलता है जिसमें एक आदमी उनके पापा से कंपनी की मेन लैब में आने के लिए कह रहा था। वे खुश थे कि उनका प्लान सफल रहा। सिमोन और रासमस को समझ आता है कि 6 साल पहले बंकर से निकलकर उनके पापा पक्का वहीं गए होंगे। साथ ही उन्हें यह भी एहसास होता है कि 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ और जितने लोग मरे वो सब फ्रेडरिक की कंपनी एपोलोन की वजह से हुआ था। सिमोन तुरंत ये सब लीडर मार्टिन को दिखाती है और कहती है कि उन्हें भी यहाँ से निकलकर मेन लैब जाना चाहिए। हो सकता है वहाँ उन्होंने इस बारिश का एंटीडोट बना लिया हो। लेकिन मार्टिन इस बंकर को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि यहाँ खाना और सुरक्षा दोनों थी। इसके बाद सिमोन और रासमस खुद ही लैब की तलाश में निकल पड़ते हैं। जब ग्रुप के बाकी मेंबर्स बीट्राइस, लिया और जीन को पता चलता है कि मार्टिन ने उन दोनों को अकेले जाने दिया है तो वे भी उनके पीछे निकल जाते हैं। आखिरकार वे सब साथ मिल जाते हैं, जबकि बंकर में अब सिर्फ मार्टिन और पैट्रिक ही बचे थे। दूसरी तरफ सिमोन, रासमस, बीट्राइस, लिया और जीन एक साथ शहर दर शहर पार कर रहे थे। वे इस सफर को एंजॉय करने लगते हैं क्योंकि अब उनके पास इस हालात से बचने की एक उम्मीद थी। एक शहर में वे रुकते हैं और खाना खाते हैं। लिया और जीन पास की एक दुकान में जीन के लिए नया चश्मा लेने जाते हैं क्योंकि उसका पुराना चश्मा टूट गया था। उनके जाने के तुरंत बाद सिमोन, रासमस और बीट्राइस पर डाकुओं का एक ग्रुप हमला कर देता है जो सर्वाइवर्स को मारकर उनका खाना लूट लेते थे। अपनी जान बचाने के लिए वे तीनों अलग अलग दिशा में भागते हैं और इस भाग दौड़ में सिमोन बाकी दोनों से अलग हो जाती। इधर आसमान में फिर से बादल छाने लगते हैं, यानी बारिश का खतरा बढ़ने लगता है। इसलिए सिमोन को जल्द से जल्द कोई शेल्टर ढूंढना था। तभी सिमोन को दूर से एक बच्चा दिखता है और वो उस बच्चे के साथ उसके घर चली जाती है। वहाँ उस बच्चे के पिता भी थे। सिमोन उन्हें यकीन दिलाती है कि वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, यहाँ तक कि वो अपने पास रखा खाना भी उन्हें खाने के लिए दे देती है। लेकिन जब वो बच्चा और उसके पिता खाना लेकर जा रहे थे तभी उन डाकुओं की नजर उन पर पड़ जाती है। खाने के लालच में वे डाकू उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। यह देखकर सिमोन को बहुत दुख होता है कि उसके दिए हुए खाने की वजह से 2 मासूमों की जान चली गई, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो पीछे के रास्ते से वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ बीट्राइस और रासमस बीट्राइस के पुराने घर पहुँचते हैं जहाँ वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। हालांकि अब वहाँ उनकी यादों के अलावा और कुछ नहीं बचा था। बीट्राइस को उदास देखकर रासमस उसे तसल्ली देता है। बारिश रुकने के बाद वे सब फिर से उसी जगह वापस आते हैं जहाँ उन पर हमला हुआ था और वे अलग हो गए थे। किस्मत से वे पांचों फिर से मिल जाते हैं, लेकिन सिमोन का पीछा करते हुए एक डाकू वहाँ भी पहुँच जाता है और रासमस के गले पर चाकू रखकर कहता है, तुम्हारे पास जो भी खाना है हमें दे दो। तभी मार्टिन और पैट्रिक अपनी बंदूकों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर डाकू घबरा जाता है और रासमस को चाकू से जख्मी करके वहाँ से भाग निकलता है। भाई की यह हालत देखकर सिमोन रोने लगती है। वो रासमस को हिम्मत देती है कि अगले शहर में एक बंकर है, वहाँ पहुँचते ही उसका इलाज हो जाएगा क्योंकि बंकर्स में मेडिकल सुविधाएं भी होती हैं। वे सब रासमस को लेकर बंकर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि वो बंकर पूरी तरह तबाह हो चुका है। रासमस की हालत बगड़ती देख सिमोन समझ जाती है कि उन्हें बाहर ही किसी डॉक्टर को ढूंढना होगा, वरना रासमस नहीं बचेगा। तभी बाहर जीन और लिया देखते हैं कि वहाँ से अजनबियों की एक गाड़ी गुजर रही है। मार्टिन एक प्लान बनाता है कि वे पहले उन अजनबियों से उनकी गाड़ी छीनेंगे और फिर उसी गाड़ी से पड़ोस के शहर भाग जाएंगे। प्लान के मुताबिक सिमोन अकेली शहर की सड़कों पर चलने लगती है और एक ड्रोन उसका पीछा करने लगता है। उस ड्रोन को देखकर सिमोन एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। सिमोन को अकेला
अकेला पाकर उन अजनबियों की गाड़ी भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन यह तो मार्टिन का जाल था। वे पीछे से हमला करके उन अजनबियों से हथियार छीन लेते हैं। उनमें से एक के हाथ पर सांप का टैटू था, जिसे देखकर जीन बहुत डर जाता है क्योंकि वो टैटू उसके अतीत से जुड़ा था। मार्टिन उनमें से एक से पूछता है कि वे सर्वाइवर्स को किडनैप करके कहां ले जाते हैं, लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। मार्टिन उन्हें मारने ही वाला होता है कि सिमोन उसे रोक देती है। वो कहती है कि हमारा मकसद सिर्फ गाड़ी लेना था, उन्हें मारना नहीं। मार्टिन उन्हें गाड़ी में बैठने को कहता है और जैसे ही वे बैठते हैं उन्हें 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब था कि मार्टिन ने उन तीनों को मार दिया है। पूरा ग्रुप गाड़ी में अगले शहर की तरफ बढ़ता है। तभी हमें फ्लैशबैक में जीन का अतीत दिखता है। पता चलता है कि शुरुआत में जीन एक फैमिली के साथ रहता था, लेकिन एक दिन अचानक उन अजनबियों की गाड़ी वहां आई और वे उस फैमिली के सभी लोगों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। जब उस परिवार का मुखिया उनके साथ जाने को राजी नहीं हुआ तो उन स्ट्रेंजर्स में से एक ने उसे गोली मार दी। गोली चलाने वाले उस आदमी के हाथ पर ठीक वैसा ही सांप का टैटू बना था। इसके बाद जीन उस घर से एक बच्चे को लेकर एक जगह छिप जाता है। बच्चा रोने न लगे और उसकी आवाज उन अजनबियों तक न पहुंचे, इसलिए जीन उस बच्चे का मुंह जोर से दबा देता है। वे स्ट्रेंजर्स बच्चे की मां को पकड़ कर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब जीन अपना हाथ हटाता है तो उसे एहसास होता है कि उसने गलती से बच्चे का दम घोंट दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से जीन आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया है। इतनी देर में पूरा ग्रुप बंकर पहुंच जाता है और वे पास के ही एक डॉक्टर को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। वे डॉक्टर से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि अगर वो रासमस का इलाज कर दे तो वे उसे ढेर सारा खाना देंगे। डॉक्टर रासमस के जख्म पर पट्टी कर देता है, लेकिन बातचीत के दौरान सिमोन के मुंह से निकल जाता है कि वे साइंटिस्ट फ्रेडरिक के बच्चे हैं। फ्रेडरिक का नाम सुनते ही डॉक्टर अचानक कहता है कि रासमस को एक छोटा इंजेक्शन लगाना होगा और इसके लिए उसे और सिमोन को उसके साथ बंकर के अंदर आना होगा। वे दोनों उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टर पर शक होने लगता है। उनका शक सही निकलता है क्योंकि डॉक्टर सिमोन और रासमस को वहां बांध देता है। वो बताता है कि उनके पापा फ्रेडरिक ने ही वो वायरस बनाया है जिसकी वजह से इतने लोग मरे हैं, इसलिए बदला लेने के लिए वो अब रासमस को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ ग्रुप के बाकी मेंबर्स डॉक्टर के घर पर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि स्ट्रेंजर्स की गाड़ी उनके पास आ गई है। जीन देखता है कि वही सांप के टैटू वाला सोल्जर गाड़ी से नीचे उतरा है। इस बार जीन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और बंदूक लेकर उस पर टूट पड़ता है और उसे गोली मार देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद बाकी सोल्जर्स जीन को पकड़ लेते हैं। ये देखकर मार्टिन और बाकी लोग पिछले रास्ते से भाग निकलते हैं। उधर डॉक्टर रासमस को जहर का इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि तभी पैट्रिक वहां पहुंचकर डॉक्टर को गोली मार देता है और उन दोनों को बचा लेता है। वे वहां से तो निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक साथी जीन को खो दिया था। पैट्रिक मार्टिन से कहता है कि अगर उसने सिमोन की बात न मानकर उन सोल्जर्स को तभी मार दिया होता तो आज जीन उनके साथ होता। वे जंगल के रास्ते अपना सफर जारी रखते हैं ताकि जल्द से जल्द लैब पहुंच सकें। रास्ते में वे अलग अलग खाली घरों में पनाह लेते हैं। अगली सुबह मार्टिन सबको बताता है कि उन्हें पास के एक बंकर से खाना लाना होगा क्योंकि ज्यादातर खाना उस डॉक्टर के पास ही रह गया था। रासमस कहता है कि आज वो उनके साथ नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो वहीं आराम करेगा। उसकी सेफ्टी के लिए बीटराइस को छोड़कर बाकी सब खाने की तलाश में निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद रासमस बीटराइस से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसने सबसे झूठ बोला था कि वो चल नहीं सकता ताकि उसके साथ वक्त बिता सके। ये सुनकर बीटराइस बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी रासमस को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ बाकी लोग बंकर पहुंचते हैं और वहां से काफी खाना ले लेते हैं, लेकिन वहां उन्हें एपोलोन कंपनी के कुछ वीडियो मिलते हैं जिनमें सिमोन के पापा फ्रेडरिक को एक इंसान पर उस वायरस का टेस्ट करते हुए देखा जा सकता है जो बाद में चारों तरफ फैल गया था। इससे यह कंफर्म हो जाता है कि इस वायरस के पीछे फ्रेडरिक का ही हाथ है। जैसे ही वे बंकर से बाहर आते हैं वे देखते हैं कि रासमस वहां बीटराइस की डेड बॉडी लेकर खड़ा है। वो सबको बताता है कि बीटराइस एक ऐसे कुत्ते के पास चली गई थी जो बारिश के पानी में भीगा हुआ था, इसलिए कुत्ते के संपर्क में आने से वो भी इन्फेक्टेड हो गई और मर गई। सिमोन रासमस को बीटराइस की बॉडी से दूर रहने को कहती है ताकि वो खुद इन्फेक्टेड न हो जाए। बीटराइस की मौत से रासमस पूरी तरह टूट जाता है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा दोस्त पाया था, लेकिन उसे भी खो दिया। कुछ देर बाद सबको एहसास होता है कि रासमस बंकर में नहीं है। पता चलता है कि रासमस ने बंकर से बाहर निकलकर खुद वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया और उन स्ट्रेंजर्स को अपनी लोकेशन बता दी। पीछे से ग्रुप के बाकी लोग पहले बीटराइस को दफन करते हैं और तय करते हैं कि उन्हें रासमस को बचाना होगा, इसलिए वे उन सोल्जर्स में से एक और पर हमला करते हैं। उसका हथियार छीनकर उसे पकड़ लेते हैं। वे स्ट्रेंजर्स से कांटेक्ट करते हैं कि अगर उन्हें अपना आदमी वापस चाहिए तो वे रासमस को छोड़ दें, लेकिन रासमस यहाँ खुद ही स्ट्रेंजर्स के सामने सरेंडर कर देता है क्योंकि उसके अंदर अब जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची थी। एक्सचेंज के वक्त स्ट्रेंजर्स का लीडर थॉमस सिमोन को बताता है कि वे अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि रासमस कितना स्पेशल है। थॉमस बताता है कि रासमस के अंदर उस वायरस की इम्यूनिटी है जिसकी वजह से बीटराइस की डेड बॉडी उठाने के बाद भी उसे इन्फेक्शन नहीं हुआ। तभी सिमोन को याद आता है कि उसके पापा ने बहुत पहले कहा था कि रासमस बहुत
बहुत जरूरी है। असल में उनके पापा ने रासमस के अंदर उस वायरस का एक एंटीडोट बनाकर डाल दिया था। थॉमस आगे कहता है कि रासमस पूरी इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उस पर रिसर्च करके साइंटिस्ट बारिश के इन्फेक्शन का तोड़ बना पाएंगे। इतनी देर में मार्टिन एक्सचेंज के लिए उस सोल्जर को लेकर आ जाता है, इसलिए मजबूरी में थॉमस को रासमस को छोड़ना पड़ता है। सिमोन अपने भाई पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी। हालांकि रासमस अभी भी जीना नहीं चाहता, इसलिए वो एक सोल्जर से वायरस का इंजेक्शन लेकर खुद को लगा लेता है। लेकिन यहाँ थॉमस की बात बिल्कुल सच साबित होती है। रासमस को कुछ नहीं होता। आखिरकार पूरा ग्रुप स्ट्रेंजर्स के साथ मिल जाता है और वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए राजी हो जाता है। वे स्ट्रेंजर्स के साथ उस मेन लैब की तरफ निकल पड़ते हैं और लंबी दूरी तय करने के बाद आखिर में लैब पहुंचते हैं। वहां सिर्फ सिमोन और रासमस को अंदर जाने की परमिशन दी जाती है। अंदर जाकर वे दोनों देखते हैं कि वहां कोई और नहीं बल्कि उनके पापा फ्रेडरिक थे, जो 6 साल पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। उन्हें देखकर सिमोन पूछती है कि वे वापस क्यों नहीं आए, क्यों उन्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले कि फ्रेडरिक कुछ कहता, रासमस बेहोश हो जाता है और उसे चेकअप के लिए ले जाया जाता है। फ्रेडरिक सिमोन से कहता है कि वो उसे सब बताएगा, लेकिन अभी उन पर कैमरों से नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ ग्रुप के बाकी मेंबर्स को एक अलग बिल्डिंग में रखा गया है, जहां उन्हें जीन मिल जाता है, जिसे उन्होंने बहुत पहले खो दिया था। उसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। एक नर्स आकर सबको एक खास टैबलेट लेने को कहती है, लेकिन मार्टिन शुरू में राजी नहीं होता। जब नर्स खुद एक टैबलेट लेती है, तब बाकी लोग भी यकीन करके एक एक टैबलेट ले लेते हैं। अब सिमोन को अकेला पाकर फ्रेडरिक उसे सब सच बताता है। वो कहता है कि उसकी कंपनी ने वायरस का एक एंटीडोट बनाया था, लेकिन उसने उसे रासमस के अंदर छिपा दिया। अब उस एंटीडोट को रासमस को मारे बिना बाहर निकालना नामुमकिन है। वो जानता था कि लैब के लोग उसके बेटे का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उसने सबसे झूठ बोला था कि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है। एक दिन वो चोरी छिपे उन्हें सोते हुए देखने बंकर भी आया था, लेकिन बिना कुछ कहे चला गया क्योंकि तब वे कुछ समझ नहीं पाते। उसने अपने कलीग से भी झूठ बोला था कि बंकर के अंदर कोई नहीं है, लेकिन कलीग को शक हो गया था और फ्रेडरिक को मजबूरन उसे भी मारना पड़ा था। इसके बाद जब फ्रेडरिक रासमस को देखने के लिए अंदर जाता है तो देखता है कि वहां मौजूद सभी डॉक्टर इन्फेक्टेड होकर मर रहे थे। रासमस का डीएनए टेस्ट करने के बाद फ्रेडरिक को जो पता चला वो सच में खौफनाक था। वो तुरंत बिल्डिंग लॉक कर देता है ताकि कोई बाहर न जा सके। असल में रासमस की बॉडी में जो वायरस है उससे उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वायरस उसके शरीर के अंदर इवॉल्व हो चुका है, जिसकी वजह से उसने पहले से भी ज्यादातर खतरनाक रूप ले लिया है। रासमस अब खुद उस वायरस का सबसे बड़ा वाहक बन चुका है, इसीलिए जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे वे सब मारे गए। फ्रेडरिक सिमोन से कहता है कि वो अभी अपने दोस्तों को लेकर इस लैब से निकल जाए, लेकिन वो रासमस को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाने दे सकता। सिमोन अपने दोस्तों को सब बता देती है और कहती है कि उन्हें हर हाल में रासमस को बचाना होगा, वरना उनके पापा उसे मार डालेंगे। सिमोन रासमस को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन मेन गेट पर फ्रेडरिक खुद बंदूक लेकर खड़ा था। मार्टिन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर फ्रेडरिक उसके कंधे पर गोली मार देता है। तभी सिमोन फ्रेडरिक पर झपट पड़ती है और पैट्रिक गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। वे सब गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में थॉमस उन्हें रोक लेता है और बताता है कि वे इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते। उन्हें जो टैबलेट खिलाई गई थी उसकी वजह से नैनो सेल्स उनके दिमाग तक पहुंच चुके हैं और अगर वे बाउंड्री से बाहर गए तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। चूंकि सिमोन और रासमस ने कोई टैबलेट नहीं ली थी, इसलिए सिर्फ वे ही बाहर जा सकते थे। ग्रुप के बाकी लोग उन्हें अकेले भागने को कहते हैं, लेकिन सिमोन उन्हें छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि वे इसी बाउंड्री के अंदर कहीं छिप जाएंगे। दूसरी तरफ एपोलोन कंपनी का हेड मीटिंग में बताता है कि वायरस का इस्तेमाल सफल रहा है और अब वे इसे अपने फायदे के लिए यूज कर पाएंगे। इसके बाद सिमोन और उसके बाकी दोस्त एपोलोन के सैनिकों से बचकर भागते रहते हैं। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। फ्रेडरिक वहां आकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि रासमस को लेकर भागना सही नहीं है, वो दूसरों के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन सिमोन कहती है कि वो अपने भाई को अब मरने नहीं देगी। तब फ्रेडरिक चुपके से उन्हें एक सीक्रेट जगह की लोकेशन देता है और कहता है कि वहां कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो पहले एपोलोन के लिए काम करते थे पर अब अलग हो चुके हैं। सिर्फ वही रासमस के शरीर से वायरस निकाल सकते हैं। फ्रेडरिक सिमोन से और कुछ कहना ही चाहता था कि तभी सैनिक उसे गोली मार देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वो बच्चों की मदद कर रहा है। 6 साल बाद मिलने के दिन ही पिता की मौत देखकर दोनों भाई बहन टूट जाते हैं। तभी रासमस के शरीर से अचानक वो वायरस निकलने लगता है, जिससे आसपास के सभी सैनिक इन्फेक्टेड होकर मरने लगते हैं। बाकी लोग मौका पाकर सैनिकों की गाड़ी लेकर भागने लगते हैं। मार्टिन जानता था कि सैनिक उनका पीछा करेंगे, इसलिए वो सबको उतार कर गाड़ी को आगे ले जाता है और खुद कूद जाता है, जिससे सैनिक चलती गाड़ी के पीछे चले जाते हैं। इसके बाद सब मिलकर उस लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं जो फ्रेडरिक ने दी थी। रासमस बहुत कंफ्यूज्ड और परेशान था, क्योंकि उसके स्ट्रेस की वजह से ही उसके शरीर से वायरस निकल रहा था और आसपास के लोग मर रहे थे। इधर एपोलोन कंपनी के हेड स्टेन के पास यह खबर पहुंचती है कि रासमस नाम के एक लड़के के संपर्क में आने से उनके कई सैनिक मारे गए हैं और उनके लीड साइंटिस्ट फ्रेडरिक की भी मौत हो गई है। स्टेन यह सुनकर दुखी होने के बजाय
बजाय बहुत खुश होता है। दरअसल उसकी कंपनी ने शुरुआत में यह वायरस बनाया ही इसलिए था ताकि यह दुनिया की ज्यादातर आबादी को खत्म कर दे और रासमस जैसे लोगों के शरीर में पहुंचकर यह और भी ज्यादातर ताकतवर हो जाए। वह आदेश देता है कि हर हाल में रासमस को ढूंढना होगा क्योंकि उस पर एक्सपेरिमेंट करके ही वे इस वायरस को परफेक्ट बना पाएंगे। इधर रासमस और उसका ग्रुप उस सीक्रेट लोकेशन की तरफ बढ़ रहा है। रास्ते में वे नोटिस करते हैं कि आसपास के पेड़ पौधे भी काले पड़ते जा रहे हैं, यानी यह वायरस समय के साथ और भी ज्यादातर फैल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। कुछ दिन चलने के बाद वे आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनकी मुलाकात फाई और जैकब नाम के दो साइंटिस्ट से होती है। वे उन्हें पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे रासमस के पापा ने उन्हें यहाँ का एड्रेस दिया था ताकि यहाँ के साइंटिस्ट रासमस का इलाज कर सकें। साइंटिस्ट बताते हैं कि बाहर से ये बिल्डिंग भले ही खंडहर जैसी दिखे, लेकिन अंदर उन्होंने बहुत ही एडवांस्ड लैब बनाई है। वे भी एपोलोन से छिपकर इस वायरस की काट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रासमस का टेस्ट करने के बाद वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वायरस उसे मार नहीं रहा, बल्कि उसे एक होस्ट की तरह इस्तेमाल करके और भी ताकतवर हो रहा है। इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि हर किसी का शरीर इस वायरस को झेल नहीं पाएगा और रासमस के करीब जाने पर उनकी मौत हो सकती है। साइंटिस्ट तय करते हैं कि वे स्पाइन थेरेपी के जरिए वायरस को रासमस के शरीर से अलग करेंगे, जिससे एंटीडोट बनाना आसान हो जाएगा। वे रासमस को लैब में ले जाते हैं और उसकी रीढ़ की हड्डी से वायरस निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ऑन ऑपरेशन शुरू होते ही रासमस के शरीर से फिर से वायरस निकलने लगता है और पूरी फैसिलिटी में इमरजेंसी अलार्म बज जाता है। अलार्म सुनकर सिमोन तुरंत लैब पहुंचती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रासमस के वायरस की वजह से वहां मौजूद सभी साइंटिस्ट मारे जा चुके थे। रासमस जब होश में आता है तो पूछता है कि यह सब कैसे हुआ, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। सिमोन सच जानते हुए भी उससे झूठ बोलती है कि गलती से वायरस का एक ट्यूब फट गया था, जिसकी वजह से सबकी मौत हो गई। इसके बाद पूरी लैब को सैनिटाइज किया जाता है और मारे गए वैज्ञानिकों को दफना दिया जाता है। अब उस पूरी जगह पर सिर्फ एक साइंटिस्ट फाई ही बची थी, जो उस वक्त कुछ दवाइयां लेने बाहर गई थी। सिमोन उससे भी वही झूठ बोलती है कि ट्यूब फटने से हादसा हुआ। उस फैसिलिटी में फाई की बहन सारा भी थी। वह रासमस से पूछती है कि उसके बाकी साथी कैसे मरे, पर रासमस को कुछ याद ही नहीं था। सारा उसे बताती है कि वह भी बचपन से बीमार रही है और उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, इसलिए उसे हमेशा सबसे दूर और सावधान रहना पड़ता है। जब वह सुनती है कि रासमस 6 साल तक बंकर में कैद रहा तो उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह खुद भी बचपन से अकेली रही है। बातें करते करते सारा रासमस के बहुत करीब चली आती है और तभी रासमस के शरीर से फिर से वायरस निकलने लगता है। सारा वक्त रहते वहां से सुरक्षित बाहर निकल आती है, लेकिन वह यह बात किसी को नहीं बताती, क्योंकि उसे रासमस पसंद आने लगा था। इधर सिमोन वैज्ञानिक फाई के साथ मिलकर अपने भाई के लिए ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर रही है जिससे उसे बाकी आम लोगों की तरह नॉर्मल किया जा सके। कई टेस्ट करने के बाद उन्हें समझ आया कि रासमस जब भी कोई गहरा इमोशन महसूस करेगा तो यह वायरस फिर से निकलने लगेगा, इसलिए उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। दूसरी तरफ रासमस धीरे धीरे अपने शरीर के वायरस को कंट्रोल करना सीख रहा है ताकि वह जब चाहे तभी इसे बाहर निकाले और अपने साथियों की रक्षा कर सके। उधर एपोलोन कंपनी के बेस पर सबको पता चल चुका है कि रासमस का ग्रुप उसे लेकर कहां गया है। उनका लीडर स्टेन कीरा नाम की एक ऑफिसर को बुलाकर कहता है कि कुछ सैनिकों के साथ उस फैसिलिटी में जाकर रासमस को पकड़ लाओ ताकि वे अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा सकें। इधर सिमोन और फाई रासमस के इलाज की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब सिमोन कमरा बंद कर रही होती है तब रासमस चालाकी से दरवाजे में एक बाधा डाल देता है जिससे लॉक नहीं होता। मौका मिलते ही रासमस कमरे से बाहर निकलकर पूरी फैसिलिटी में घूमने लगता है। इसी बीच मार्टिन सिमोन को छत पर ले जाता है जहां वे दोनों कुछ अच्छा वक्त बिताते हैं। तभी पैट्रिक वहां आकर मार्टिन को अपने साथ चलने को कहता है। पैट्रिक उसे एक सीक्रेट कमरे में ले जाकर एक एडवांस्ड प्रोजेक्ट डिवाइस और एक अजीब सी बंदूक दिखाता है, लेकिन बंदूक की बैटरी खत्म होने की वजह से वह चालू नहीं होती। छत पर जीन लिया को खुश करने के लिए कुछ फसल उगाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उन्हें एक बॉक्स गिरता हुआ मिलता है। बॉक्स का बटन दबाते ही स्टेन का एक होलोग्राफिक मैसेज सामने आता है। स्टेन कहता है कि अगर वे रासमस को एपोलोन के हवाले कर देते हैं तो उनके शरीर से कैप्सूल हटा दिए जाएंगे। साथ ही वह धमकी देता है कि अगर 24 घंटे के अंदर रासमस को नहीं सौंपा गया तो उन्हें मार दिया जाएगा। जीन और लिया ये मैसेज सबको दिखाते हैं। जीन कहता है कि रासमस उन सबके लिए खतरा है, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए सिमोन झूठ बोलती है कि रासमस अब वायरस को कंट्रोल करना जानता है और वह किसी के लिए खतरा नहीं है। इसके बाद सिमोन और फाई रासमस के लिए एक दवा तैयार करते हैं और उसे रासमस पर आजमाते हैं, लेकिन उनसे एक बड़ी चूक हो जाती है। वायरस हर पल अपना रूप बदल रहा है और इवॉल्व हो रहा है। दवा देते ही रासमस के शरीर से भारी मात्रा में वायरस निकलने लगता है जो सिमोन और फाई की तरफ बढ़ने लगता है। रासमस अब बेकाबू हो चुका था और सिमोन को अपनी मौत सामने दिखने लगती है। बाहर से जीन और लिया ये सब देख रहे होते हैं। सिमोन को खतरे में देख लिया खुद अंदर कूद जाती
आती है और सिमोन को बचाने के लिए खुद उस वायरस का शिकार बन जाती है। पीछे से सिमोन रासमस को बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिया की मौत हो जाती है। सिमोन और रासमस को बचाने के चक्कर में ग्रुप का एक और सदस्य मारा गया। जीन पूरी तरह टूट जाता है और लिया की कब्र के पास बैठकर रोने लगता है, क्योंकि वह लिया को पसंद करता था और लिया प्रेग्नेंट भी थी। अगले दिन पैट्रिक मार्टिन को एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें कुछ लोग ऐसी जगह की बात कर रहे थे जहां रासमस जैसे लोग अपने शरीर से उस ब्लैक वायरस को बाहर निकाल सकते हैं। ये देखकर मार्टिन फैसला करता है कि वे चाहे जैसे भी हों उस जगह पर जरूर जाएंगे। वे उस अनजान जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एपोलोन के कुछ सोल्जर दिखते हैं जो कुछ महिलाओं को पकड़कर एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। वहां मौजूद लोगों के सामने एपोलोन का हेड स्टेन भाषण देता है कि जो कोई भी रासमस के बारे में जानकारी देगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। इधर मार्टिन और पैट्रिक देखते हैं कि सामने का विशाल जंगल पूरी तरह से ब्लैक वायरस की चपेट में आकर काला पड़ चुका है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है और वे उसके अंदर जाने का फैसला करते हैं। अंदर जाकर वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह वही बड़ी लैब थी जहां ब्लैक वायरस को बनाया गया था। आगे बढ़ने पर उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एक आदमी बंधा हुआ लेटा था और उसका पूरा शरीर भयानक ब्लैक वायरस से ढका हुआ था। असल में उस पर वायरस का कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। तभी एक डॉक्टर कमरे में आता है और बिना कुछ सोचे उस आदमी को एक इंजेक्शन लगा देता है। मार्टिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि इंजेक्शन लगने के 1 मिनट 53 सेकंड बाद यह आदमी और इसके अंदर का वायरस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मार्टिन और पैट्रिक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बुलेट प्रूफ था। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, अंदर मौजूद उस आदमी का वायरस वाला खून पूरे कमरे में फैल जाता है। वे बाल बाल बचते हैं। पैट्रिक जब डॉक्टर से पूछता है कि उसने क्या किया, तो डॉक्टर बताता है कि उसके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके हैं और इस वायरस का अभी तक कोई एंटीडोट नहीं मिला है। मार्टिन कहता है कि उन्हें तुरंत सिमोन के पास जाकर बताना चाहिए कि रासमस का इलाज कितना खतरनाक हो सकता है, कहीं उसकी हालत भी उस आदमी जैसी ना हो जाए। उधर लैब में लिया की मौत के बाद फाई कहती है कि रासमस की जान बचाने के चक्कर में इतने लोग मारे जा रहे हैं, अब वह और रिस्क नहीं ले सकती। इसका मतलब था कि सिमोन के ग्रुप को अब वह जगह छोड़कर जानी होगी। लेकिन जब वे निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी कीरा नाम की एपोलोन ऑफिसर वहां अकेली आती है। वह उन्हें चेतावनी देती है कि स्टेन ने रासमस को पकड़ने के लिए बहुत सारे सैनिक भेजे हैं, इसलिए उन्हें तुरंत भागना होगा। रास्ते में कीरा बताती है कि कैसे इस तबाही के बाद वह अपनी माँ के साथ भटक रही थी और सैनिकों से बचने के लिए उसकी माँ ने खुद को कुर्बान कर दिया था। तब से वह मजबूरी में एपोलोन के लिए काम कर रही थी, लेकिन अब वह नहीं चाहती कि रासमस का ग्रुप भी मारा जाए। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एपोलोन के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी होती है, जिसमें सारा को गोली लग जाती है। रासमस तुरंत उसके पास जाता है, क्योंकि बीट्राइस के बाद सारा ही वह इंसान थी जिसकी वजह से उसके अंदर जीने की उम्मीद जागी थी। सारा बुरी तरह घायल थी। मरने से पहले वह रासमस को अपने करीब बुलाती है, क्योंकि अपनी बीमारी की वजह से वह कभी किसी के करीब नहीं जा पाई थी। रासमस उसे चूमता है और कुछ देर बाद सारा दम तोड़ देती है। पीछे से मार्टिन चिल्लाता है कि सैनिक करीब आ रहे हैं, इसलिए सारा को वहीं छोड़कर उन्हें तुरंत भागना होगा। लेकिन रासमस अब अपना धैर्य पूरी तरह खो चुका था। बीट्राइस के बाद सारा की मौत के गम ने उसे अंदर से झकझोर दिया और उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसके शरीर से भयानक तरीके से वायरस निकलने लगा और वह खुद आगे बढ़कर एपोलोन के सोल्जर्स पर हमला करने लगा। अब वह अपनी मर्जी से वायरस को कंट्रोल कर पा रहा था, इसलिए उसने चुन चुन कर उन सैनिकों को मारना शुरू कर दिया जिनकी गोलियों से सारा की जान गई थी। वह बिना किसी दया के आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते सभी सोल्जर्स को खत्म कर दिया। सिमोन अपने भाई को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि भले ही वे एपोलोन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आखिर वे भी इंसान थे। पर रासमस को इस कत्लेआम का कोई अफसोस नहीं था। जब मार्टिन उसे रोकने आता है तो रासमस गुस्से में उस पर भी हमला कर देता है। मार्टिन को बचाने के लिए सिमोन को मजबूरन रासमस पर गोली चलानी पड़ती है। इसके बाद रासमस सबको छोड़कर अकेला निकल जाता है। बाहर एपोलोन का हेड स्टेन उसका इंतजार कर रहा था। वह रासमस से कहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही है जो रासमस की असली ताकत को समझता है। अगर रासमस उसके साथ मिल जाए तो वे दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं और इक्वल पार्टनर बन सकते हैं। रासमस उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर एक चमत्कार होता है। मरने के बाद सारा फिर से जिंदा हो जाती है। दरअसल मरने से पहले जब रासमस उसके करीब आया था तो उसका वायरस सारा के शरीर में भी चला गया था, जिससे वह अब खुद भी वायरस की होस्ट बन चुकी है। इस घटना के 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन रासमस वापस नहीं आता। सिमोन और बाकी लोग सारा को फैसिलिटी में छोड़कर रासमस को वापस लाने का फैसला करते हैं। सिमोन कहती है कि सबका एक साथ लैब जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए पहले वह और फाई अंदर जाएंगे और जैसे ही वे रासमस को बाहर लाएंगे, मार्टिन अपनी टीम के साथ उन्हें कवर देगा। जाने से पहले मार्टिन सिमोन को एक ट्रैकर वाला नेकलेस पहनाता है ताकि वे उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकें। सिमोन और फाईमैन लैब पहुंचते हैं और गार्ड से कहकर रासमस से मिलने की परमिशन लेते हैं। सिमोन देखती है कि 3 महीने से रासमस पर
कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। वह रासमस से कहती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन रासमस का मानना है कि स्टेन ने उसे सब समझा दिया है और वह इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएगा। रासमस सिमोन को एपोलोन कंपनी का असली मकसद बताता है। वह कहता है कि जब दुनिया की आबादी बहुत बढ़ गई थी और लोग भूख से मर रहे थे, तब एपोलोन ने तय किया कि वे एक नया शासन और इंसानों की एक नई प्रजाति बनाएंगे। उन्होंने सालों की मेहनत से यह वायरस बनाया ताकि बारिश के जरिए इसे फैलाकर 99% आबादी को खत्म किया जा सके। उनका प्लान था कि बचे हुए लोगों को इस वायरस का होस्ट बना दिया जाए, जिससे उनके शरीर में वायरस समा जाए और उन्हें फिर कभी मौत का डर न रहे। वे वायरस को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे रासमस कर रहा है, और इस तरह एक नई सुपर ह्यूमन मानव जाति का जन्म होगा। लेकिन उनके पापा फ्रेडरिक का यह फार्मूला सिर्फ रासमस पर ही काम कर पाया था, इसलिए एपोलोन कंपनी अब इस पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि कैसे इस वायरस को बाकी लोगों के शरीर में भी इसी तरह फ्यूज किया जाए। रासमस आगे कहता है कि उसे एपोलोन का यह फैसला बिल्कुल सही लगता है और उसके पापा भी यही चाहते थे, इसलिए बेहतर होगा कि सिमोन इस काम में उसका साथ दे, वरना वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। यहाँ सिमोन बाकी लैब्स को देखती है जहाँ कई मरीजों को टेस्ट के लिए रखा गया था। ये ऐसे लोग थे जिन्हें कोई न कोई जानलेवा बीमारी थी। उन सब के शरीर में बार बार रासमस का वायरस डालकर चेक किया जा रहा था, ताकि वैज्ञानिक समझ सकें कि इस वायरस ने सिर्फ रासमस के शरीर को ही क्यों चुना और बाकी लोग इसे बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे। हालांकि पिछले 3 महीनों में एपोलोन के वैज्ञानिक कुछ खास समझ नहीं पाए थे। उल्टा इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी थी। सिमोन रासमस से कहती है कि वे लोग गलती कर रहे हैं, उन्हें इस वायरस को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि इसे सबके बीच फैलाना चाहिए। ये सुनते ही बाहर से गार्ड्स आकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह रासमस का फैसला बदलने की कोशिश कर रही थी। सिमोन गार्ड्स को चकमा देकर बाहर निकल जाती है, लेकिन एक पुल पर आकर फंस जाती है। उसे पता था कि गार्ड्स उसे मार देंगे, इसलिए वह पुल से नदी में कूद जाती है। मार्टिन दूर से यह सब देख रहा था और चिल्ला उठता है, लेकिन गार्ड्स उसे भी पकड़ लेते हैं। उधर रासमस इन सब बातों से चिढ़ने लगता है और अकेलेपन में डूब जाता है। लेकिन अगले दिन सारा उससे मिलने आती है, जिसे वह अब तक मरा हुआ समझ रहा था। कुछ देर साथ वक्त बिताने के बाद रासमस पूछता है कि उसने तो उसे मरते देखा था, फिर वह जिंदा कैसे बच गई। सारा बताती है कि मरने से पहले जब रासमस उसके करीब आया था, तो वह वायरस उसके शरीर में चला गया और उसने सारा के जख्मों को भरकर उसे बचा लिया। ये सुनकर रासमस को और भी यकीन हो जाता है कि अगर ये वायरस सबको दे दिया जाए तो कोई भी इंसान बीमारी से नहीं मरेगा और मानव जाति और भी ताकतवर हो जाएगी। वह खुशी खुशी सारा को स्टेन से मिलवाता है। स्टेन सारा को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि जो काम वे 3 महीने में नहीं कर पाए वो सारा ने कर दिखाया था। अब वे सारा पर टेस्ट करने लगते हैं ताकि यह समझ सकें कि उसके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जिसकी वजह से वायरस ने उसे जिंदा रखा। इसके बाद रासमस सारा को उन लोगों की डेड बॉडीज दिखाता है जिन पर वायरस का टेस्ट फेल हो गया था और वे मर गए थे। अब सारा के जरिए ही वे यह जान पाएंगे कि उसकी बॉडी ने वायरस को कैसे एक्सेप्ट किया। नदी में छलांग लगाने के बाद सिमोन की जान बच जाती है और वह पानी के बहाव के साथ एक किनारे पर पहुंच जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक बिस्तर पर पाती है। उसे डेनियल और लूना नाम के 2 भाई बहनों ने बचाया था। डेनियल बताता है कि यह जगह बाकी दुनिया से अलग है। सिमोन यह देखकर हैरान रह जाती है कि यहाँ के पेड़ पौधे इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। डेनियल और लूना खेती करके अपना गुजारा करते हैं। लूना सिमोन को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ सामने के पेड़ ब्लैक वायरस से इन्फेक्टेड थे। लूना एक छोटी बोतल निकालती है जिसमें पीले रंग का पानी जैसा कुछ था। वह उसकी कुछ बूंदें इन्फेक्टेड पत्तियों पर डालती है और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पेड़ों से वायरस धीरे धीरे गायब होने लगा। सिमोन समझ जाती है कि लूना के पास कोई खास केमिकल है जिससे वायरस को खत्म किया जा सकता है। लूना बताती है कि यह एक विशेष फूल का अर्क है। तभी घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ जाने पर सिमोन को पता चलता है कि यहाँ सिर्फ भाई बहन ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी रहते हैं। हालांकि लूना के पिता सिमोन के यहाँ होने से खुश नहीं थे, क्योंकि वे पूरी दुनिया से कटकर यहाँ शांति से रह रहे थे। लेकिन चूंकि बच्चों ने सिमोन को वह सिरप दिखा दिया था, इसीलिए वे उसे पूरी सच्चाई बताते हैं। असल में बारिश शुरू होने से पहले डेनियल और उसकी गर्लफ्रेंड अपनी फैमिली के साथ इस पहाड़ पर कैंपिंग के लिए आए थे। तभी वह जहरीली बारिश शुरू हो गई। किस्मत से वे उस वक्त वैन की छत के नीचे थे। उन्होंने देखा कि बाकी टूरिस्ट बारिश में भीगकर एक एक करके मर रहे हैं। कुछ हफ्तों तक वैन में रहने के बाद जब खाना खत्म होने लगा तो डेनियल की गर्लफ्रेंड अपने परिवार का हाल जानने के लिए बाहर निकल गई। डेनियल उसे रोकने के लिए पीछे भागा और पास ही एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री में पहुंच गया। वहां उन्होंने देखा कि फैक्ट्री के पुराने केमिकल्स पर जहरीली बारिश गिरने की वजह से एक अजीब तरह के पौधे का जन्म हुआ है, जिसका रस इस वायरस को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। केमिकल, बारिश और पौधे के डीएनए के मिक्स होने से यह नया पौधा बना था। पिछले 7 सालों से यह परिवार यहाँ सुरक्षित छिपा हुआ है। वे इस रस का इस्तेमाल करके अपने आसपास के माहौल को सेफ रखते हैं और खेती करते हैं। उन्होंने बाहर किसी को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई
इस सीक्रेट को जानकर इसे बर्बाद कर सकता है। अब सिमोन सोचने लगती है कि वह अपने साथियों को इस पौधे के बारे में कैसे बताए, क्योंकि उसका ट्रैकर खराब हो चुका था। डेनियल उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक वह ठीक नहीं होता सिमोन बाहर किसी से संपर्क नहीं कर सकती। साथ ही यह जगह मेन लैब से बहुत दूर है। उधर लैब में मार्टिन को बंदी बना लिया गया है। वह रासमस से विनती करता है कि उसे सिमोन को ढूंढने के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन रासमस उसकी उम्मीद तोड़ते हुए बताता है कि सिमोन के गले वाले ट्रैकर में नो सिग्नल आ रहा है, जिसका मतलब है कि शायद सिमोन मर चुकी है। इधर स्टेन के वैज्ञानिकों ने सारा के शरीर की जांच करके यह पता लगा लिया कि उसकी बॉडी वायरस के साथ कैसे घुल मिल गई। असल में यह उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से था। सारा ने रासमस को पहले ही बताया था कि बचपन से उसके शरीर में कोई नेचुरल एंटीबॉडी नहीं बनती है। जब यह वायरस उसके शरीर में पहुंचा तो इसने एंटीबॉडी की जगह ले ली और उसे मरने नहीं दिया। यह जानकारी मिलते ही वैज्ञानिकों ने एक कैंसर पेशेंट की सभी नेचुरल एंटीबॉडीज को खत्म कर दिया और रासमस ने अपना वायरस उसके अंदर फ्यूज करना शुरू किया। उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला और उस मरीज के शरीर में रासमस का वायरस सफलतापूर्वक समा गया। महीनों बाद उनका यह टेस्ट सफल रहा। दूसरी तरफ डेनियल और सिमोन उस खास फूल वाले पौधे के पास पहुंचते हैं जहां से एंटीडोट निकाला जाना था। सिमोन तय करती है कि वह इस एंटीडोट का इस्तेमाल अपने भाई पर करेगी ताकि उसके अंदर का सारा वायरस खत्म हो जाए। डेनियल सावधानी से टेस्ट ट्यूब में फूल का रस निकालना शुरू करता है, लेकिन चौथी ट्यूब भरते समय गलती से उसका हाथ फूल के सेंटर को छू जाता है। अचानक फूल की पंखुड़ियां सिकुड़ने लगती हैं और उसमें से वायरस वाली हवा तेजी से बाहर निकलने लगती है। डेनियल चिल्लाकर सबको वहां से भागने को कहता है। इधर वायरस पर कंट्रोल पाने के बाद सारा थोड़ी घमंडी हो गई है। वह रासमस से कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर उसे स्टेन से खतरा महसूस होता है तो वह उसे रास्ते से हटा दे, जिसके बाद रासमस खुद एपोलोन का हेड बन जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्टेन की नजर उनकी हर बात पर है। स्टेन रासमस के पास आता है और उसे सिक्योरिटी कैमरे में दिखाता है कि कैसे 2 गार्ड्स सारा को आग से तड़पा रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि सारा को जो दर्द हो रहा था वही दर्द रासमस भी महसूस कर रहा था। स्टेन समझ जाता है कि सारा का वायरस रासमस से ही आया है, इसलिए वे दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में हैं। इसका फायदा उठाकर स्टेन रासमस को अपनी बातें मानने पर मजबूर करता है। स्टेन अब रासमस पर दबाव डालता है कि वह उसे भी वायरस से फ्यूज कर दे ताकि वह भी रासमस जैसा पावरफुल बन सके। स्टेन की बॉडी से आर्टिफिशियली एंटीबॉडी हटानी शुरू की जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि रासमस कोई चाल चलेगा। तभी स्टेन को लैब के बाहर सारा खड़ी दिखती है, जिसे देखकर वह दंग रह जाता है। रासमस अब एक्टिंग छोड़ देता है और स्टेन के कान में कहता है कि उसकी कहानी अब खत्म होने वाली है। पता चलता है कि थोड़ी देर पहले रासमस ने दर्द का बहाना करके उस कमरे तक पहुंच बनाई थी जहां पैट्रिक और मार्टिन कैद थे। उसने वहां के गार्ड्स को बेहोश किया और मार्टिन को सारा को छुड़ाने भेज दिया। अब जब सारा सुरक्षित थी तो रासमस ने स्टेन की एंटीबॉडी पूरी तरह खत्म होने से पहले ही अपने हाथों से उसके शरीर में वायरस डाल दिया। कुछ ही सेकंड में स्टेन इन्फेक्टेड होकर वहीं ढेर हो गया। अब रासमस का अगला कदम अपने करीबियों को ब्लैक वायरस की ताकत देना था। वह मार्टिन को वायरस से फ्यूज करने का फैसला करता है। मार्टिन को अब अपनी जान की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि सिमोन मर चुकी है। इसी बीच पैट्रिक को अचानक डिवाइस पर एक अलार्म सुनाई देता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि सिमोन का सिग्नल वापस आ गया है और वह अभी भी जिंदा है। लेकिन जब तक पैट्रिक लैब पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्टिन वायरस से फ्यूज हो चुका था। हालांकि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वह अपने शरीर में एक अलग ही ताकत महसूस कर रहा था। इधर रासमस एपोलोन के सभी अधिकारियों के सामने ऐलान करता है कि स्टेन मारा गया है और अब से वह इस कंपनी का CEO है। ये सुनकर एक आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह तो बस इस लैब का एक चूहा है और उसे साइंस की कोई समझ नहीं है। रासमस गुस्से में उस पर वायरस गैस छोड़कर उसे खत्म कर देता है, जिसे देख बाकी सब डर के मारे उसे अपना हेड मान लेते हैं। इधर मार्टिन को पता चलता है कि सिमोन जिंदा है तो वह तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वह सिमोन के साथ डेनियल को देख हैरान होता है और सामने आने के बजाय अकेले में सिमोन से मिलने का इंतजार करता है। जब सिमोन अकेली होती है तब दोनों एक दूसरे को देख बहुत खुश होते हैं। मार्टिन उसे अपने वायरस फ्यूज होने के बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि कहता है कि उसे अपने भाई के पास मेन बेस चलना चाहिए ताकि वे पूरी दुनिया को फिर से एक जैसा बना सके। लेकिन सिमोन वायरस को पूरी तरह खत्म करना चाहती है और उसे उस खास फूल वाले पौधे के बारे में बताती है। अगले दिन जब डेनियल को पता चलता है कि सिमोन जा रही है तो वह उसे रोकने की कोशिश करता है और अपने प्यार का इजहार करने ही वाला होता है कि तभी सिमोन उसे मार्टिन के बारे में बता देती है ताकि डेनियल कोई गलत कदम न उठाए। वापस जाते समय अचानक मार्टिन के शरीर का वायरस एक्टिव हो जाता है। वह डर जाता है कि सिमोन को उसकी इस हालत का पता न चल जाए। वह नदी के किनारे जाता है और उसे लगता है कि शायद पानी से यह वायरस साफ हो जाएगा। सिमोन जब उसे नदी के पास ढूंढ लेती है तो वह देखती है कि जिस घास पर मार्टिन बैठा था वह वायरस से काली पड़ चुकी है। बातचीत के दौरान जब मार्टिन बताता है कि सारा जिंदा हो गई है तो सिमोन को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि यह कुदरत के नियमों के खिलाफ था। तभी मार्टिन का वायरस फिर से बेकाबू होने लगता है और सिमोन समझ जाती है कि मार्टिन भी
वायरस का होस्ट बन चुका है। मार्टिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस वायरस के साथ जीना बहुत शानदार है, पर सिमोन को यह मंजूर नहीं था। वह उसे एंटीडोट की शीशी दिखाकर शर्त रखती है कि या तो वह यह एंटीडोट ले या उसे हमेशा के लिए भूल जाए। तभी मार्टिन के शरीर से ब्लैक वायरस तेजी से फैलने लगता है। सिमोन पीछे हटती है और उसके हाथ से एंटीडोट की शीशी गिरकर टूट जाती है। सिमोन काले धुएं से घिर जाती है। मार्टिन अपनी पूरी ताकत लगा देता है ताकि वह धुआं सिमोन को नुकसान न पहुंचाए और खुद जमीन पर गिरी हुई एंटीडोट की कुछ बूंदें पी लेता है। अगले ही पल मार्टिन भयानक दर्द से तड़पने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस पौधे का रस इंसान पर क्या असर करेगा। मार्टिन की मौत से सिमोन टूट जाती है। भारी मन से सिमोन मार्टिन की लाश को जीन और बाकी साथियों के पास लाती है और वे उसे पहाड़ पर दफना देते हैं। मार्टिन की मौत की खबर सुन रासमस को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि एक बेहतर भविष्य के लिए इस वायरस को जड़ से खत्म करना होगा। अगले दिन वे सब उस फैक्ट्री पहुंचते हैं। रासमस कहता है कि सिर्फ वही और सारा इस पौधे के पोषण को पूरी दुनिया में तेजी से फैला सकते हैं, जैसे वे वायरस फैलाते थे। दुनिया की भलाई के लिए रासमस और सारा खुद को कुर्बान करने का फैसला करते हैं ताकि वायरस का कोई सोर्स ही न बचे। वे सबसे विदा लेते हैं और खुद को उस पौधे के साथ फ्यूज कर लेते हैं। पौधे का एंटीडोट पूरी दुनिया में फैलने लगता है और रासमस और सारा की मौत हो जाती है। उनका बलिदान रंग लाता है और धरती से वायरस का नामो निशान मिट जाता है। सिमोन और उसके साथी अब एक नए शहर की ओर बढ़ते हैं जहां से एक नई सभ्यता की शुरुआत होगी। अब खेती करने या बाहर निकलने में कोई खतरा नहीं था और यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है।